ऑल राइट, देन शुरू करते हैं। वेलकम क्लास। थोड़ा डिले हो गया, सो सॉरी। तो पिछली जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें हमने देखा था कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को हमने बस थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था एक, कि किस तरीके से हमको आगे पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी बुक हो, हमको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पढ़ के हमको कैसे समझना है, कैसे हमको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हम चाहे कितने भी वीक हों हमको वो पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी बच्चे बुक रीडिंग करते हैं तो उनमें वर्ड बाय वर्ड उनको बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो उनको समझ में ही नहीं आता, उनकी मीनिंग समझ में नहीं आता, उनको गूगल करने लग जाते हैं। ठीक है, गूगल करते हैं तो एक की अलग अलग मीनिंग आती है और वो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको इसी झंझट से बचाने के लिए मैं भी हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जहाँ से भी आपको सहूलियत हो, जहाँ से भी आपको सही लगता है वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में, इस क्लास में ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास देखी है उनको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी है उस वीडियो में। तो हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को, डाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है उसका जो बेसिस है, उसकी जो डिग्री है, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबाओ, जो लाल वाला है बटनवा। ठीक है, सब लोग ऐसे ही बोलता है, सो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। सब्सक्राइब करो बॉस, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लास करते जाएंगे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जनरली डाइवर्सिटी होता क्या है ना। जब आप एक क्लास में जाते हैं, सपोज आप क्लास में नहीं जा रहे हो, आप ना एक शादी में गए। ठीक है, आप एक शादी में गए, जब शादी में गए अच्छे से रेडी वेडी होके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, तो आप जब जैसे ही गेट में एंट्री लेते हो तो क्या दिखाई देता है आपको। आप जैसे ही जाते हो तो देखते हो, अरे यार क्या नज़ारा है ना। लोग एकदम टिप टॉप होके, झक्कास बन के, एकदम रेडी वेडी होके आ रखे होंगे। कम से कम 15-20 टाइप के परफ्यूम सूंघने को मिल जाएगा उधर। ठीक है, और खाने वाला जो टेबल है उसका तो बोलो ही मत, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग अपीयरेंस है ना, अलग अलग अपीयरेंस, अलग अलग तरह के खाने वाले लोग, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, है ना। अलग अलग हैबिट वाले लोग, कुछ सुट्टा मार रहे होंगे, कुछ मार कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक, कुछ का तो पौवा चल रहा होगा, है ना। और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर वाले, मोटे, छोटे, नाटे, पतले, लंबे, है ना। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की तो बात बाद में करेंगे हम लोग। तो जनरली ये क्या है, दिस इज ऑनली कॉल्ड डाइवर्सिटी, है ना, विविधता। एक ही जगह पे अलग अलग तरह के प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। चूँकि हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे तो जो हमारे सामने जिंदा है, ठीक है, जिंदा हूँ मैं, है ना, तो जो हमारे सामने जिंदा है हम उसकी बातें करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले जब साइंटिस्ट लोगों को नॉलेज नहीं थी, प्रोजेक्ट और रिसर्च का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, तो वो लोगों को पता भी नहीं था कितनी स्पेसीज़ हैं हमारे अर्थ के ऊपर में। अभी तक जितना हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, जितना हमने एक्सप्लोर कर लिया है थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द रिसर्च, 8.7 मिलियन स्पेसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के। ठीक है, जिसमें से एनिमल स्पेसीज जो हैं ओशियन में 2.1 मिलियन है और टेरेस्ट्रियल जो है वो 5.6 मिलियन है। ओशियन और टेरेस्ट्रियल में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी और लैंड दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। दोनों को मिला के लगभग 8.6 मिलियन स्पेसीज जो हैं हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। जो प्लांट स्पेसीज हैं 0.01 मिलियन जो है वो ओशियंस में मिलते हैं और 0.2 मिलियंस जो है वो टेरेस्ट्रियल में है ना। लैंड पर 0.2 मिलियंस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको
देखने को मिलेंगे। और अगर आप सी में जाओगे, ओशंस में जाओगे तो 0.01 मिलियंस है। कितना मीगर अमाउंट है, लेकिन फिर भी आप देखो कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगा कि ये दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है, फिर कहता है कि मोर देन हाफ ऑफ द स्पेसीज ऑक्यूर्ड इन द अनएक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड, इस बातों पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो हाफ ऑफ द स्पेसीज हमको देखने को मिलता है वो तो अनएक्सप्लोर एरिया में पता चल गया, जो अभी तक सही से उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। और अंडर वाटर कोरल रीफ्स एंड ट्रॉपिकल सीज। ठीक है, ये अंडर वाटर कोरल रीफ्स है और ट्रॉपिकल सीज है। ठीक, तो इनमें हमको हाफ ऑफ द जो स्पेसीज जो हमको अभी तक में पता है वो इनमें अवेलेबल है। द लिविंग स्पेसीज आर द प्रोडक्ट ऑफ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस, है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस का मतलब है कि जो एक लिविंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ कब, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ, तब से लेके अभी तक का जो एवोल्यूशन है वही हमको एज ए रिजल्ट दिखाई देता है लिविंग स्पेसीज के रूप में। बुझे, मतलब सोचो 3.5 बिलियन साल से चल रहा है कहानी, तब जाके अब हमको पढ़ने को मिल रहा है, अब हमको ये लिविंग स्पेसीज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी स्पेसीज अपीयर्ड एंड लेटर डिसअपीयर्ड। ठीक है, बहुत सारे आए, प्रकट हुए, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेसीज प्रकट हुई और गायब भी हो गई। डायनासोर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आए और चले गए। आपके घर के आसपास में अगर कहीं डायनासोर हो तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सब तो डिसअपियर होंगे, एक आध दो को बचा होगा तो बताइएगा। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे थे। फिर क्या होता है, अ मियर लुक एट द स्मॉल नंबर ऑफ स्पेसीज। हम एक छोटे से अमाउंट को अगर हम लेंगे ना, छोटा सा ही अमाउंट लेंगे, वो छोटा सा अमाउंट ही हमको एक बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एक्सप्लेन कर देगा, है ना। क्योंकि छोटी सी दुनिया में ही अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, हर चीज़ अवेलेबल है। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, उसकी क्या डिग्री हो सकती है, उसका क्या बेसिस हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि डाइवर्सिटी को अगर डिफाइन करना है तो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वर्ड इज कॉल्ड अडेप्टेशन। डाइवर्सिटी क्यों बन गया, क्यों अलग अलग तरह के प्राणी हो गए, क्यों अलग अलग तरह की स्पीशीज हो गई, रीज़न क्या है ना। रीज़न ये है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि आप लोग 11th क्लास में एडमिशन लेने गए। अगर आपके माइंड में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आपको मैथ्स लेना है या बायो लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, आप स्कूल में गए, क्लास में आपको बिठा दिया गया। अब वहाँ पर क्या, वहाँ पर कोई डाइवर्सिटी है? वहाँ पर आप लोग सबके सब स्टूडेंट हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी वेरिएशन और डिफरेंस पता नहीं लगेगा। अब जब आके टीचर्स पूछेंगे कि हाँ इनमें से कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं, तब लोग हाथ उठाएंगे बायो वाले। हाँ भाई, इंजीनियर बनने वाले कौन कौन से हैं? मैथ वाले हाथ उठाएंगे। अकाउंटेंट बनने वाले कौन कौन से हैं? तो कॉमर्स वाले, अकाउंट्स वाले हाथ उठाएंगे, है ना। और कौन भाई फिलोसफी करने वाला है तो ह्यूमैनिटीज़ वाले हाथ उठा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। अब क्या हुआ, आपको लगा कि आप अगर बायो ही पढ़ना चाहते हो तो आपने बायो चूज़ कर लिया। अगर आपको बायो ही पढ़ना है और कहीं कहे कि आप मैथ्स चूज़ करो, आप उसको चूज़ करोगे? नहीं चूज़ करोगे। यानी आपने क्या करा, अपना एक सब्जेक्ट को पहले ही अडेप्ट कर लिया। क्यों अडेप्ट कर लिया? क्योंकि आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, उसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इज दैट द अडेप्टेशन इवोल्व्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, है ना। आपको पता चल गया कि भाई इंजीनियर बन के सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और प्लस मुझे कि इंजीनियर बनना है नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही अच्छा लगता है, मुझे तो मेडिकल करना है, तो मैं मेडिकल ही करूँगी या मेडिकल ही करूँगा। ठीक है, तो आप जब घुस गए अपने मेडिकल वाले फील्ड में, यहाँ पर भी आपको भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में एक और अडेप्टेशन लाना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, पहले आप 2-4 घंटे पढ़ के काम चल जाता था, अब आप देख लेंगे अरे भाई बहुत पढ़ना है, बायो में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो थोड़ा और अडेप्टेशन लाया आपने, है ना। यानी कि माहौल के हिसाब से अपने आप को आपने ढाल लिया। दिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है,
एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज ज़्यादा हैं, है ना, नंबर ऑफ प्लांट स्पेशीज कम है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करेंगे, प्लांट्स जो कम डाइवर्सिटी शो करेंगे। ठीक है। अब बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास की बिगिनिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि 5 तरह से हम लोग डाइवर्सिटी को डिफाइन करवा सकते हैं, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, है ना, देखने वाले हिसाब से। अपीयरेंस कैसा है? अपीयरेंस के हिसाब से हम छांट सकते हैं अलग 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 अलग। हाँ भाई, ये एक मैमल है, ये इंसेक्ट है, ये जंगल में रहने वाला है, ये पेट है, ये बर्ड है ना, ये रेप्टाइल है। दिखने से भी पता चल जाएगा, प्लस उनके शेप्स हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। हैबिटेट, है ना, जहाँ पर वो रहते हैं, पानी में रहते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये भी एक तरह का हमारा बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी है। हैबिट, उनकी अपनी हैबिट, फूड हैबिट, हैबिट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि फूड हैबिट, है ना, क्या खाते हैं, क्या खाना, जहाँ उनको जो खाना मिलेगा वो वहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है उनका, उसके हिसाब से भाई अब स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख लो कि कुछ हम ह्यूमंस में ही देख लो, आप देखोगे कि पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, उनका कलर और हाइट थोड़ा अलग होता है ना। और जो फील्ड में रहने वाले लोग हैं, जैसे आप साउथ में रहने वाले लोग देखो, उनका आप देख लो कि उनकी अपीयरेंसेस और उनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल भले ही ना हो, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो ह्यूमंस हो चाहे प्लांट्स हो, सब में कॉमन होती है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो हमारा बेसिस है उसको डिफाइन करते हैं, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस में सबसे पहली चीज़ आती है कि फॉर्म। उस अपीयरेंस का फॉर्म क्या है? फॉर्म्स का मतलब कि वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्फेरिकल है, ओवॉइड है, सिलेंड्रिकल है, वेस लाइक है, लीफ लाइक है, रिबन लाइक है, कैसा भी हो सकता है, स्टार लाइक है, रेगुलर है, इरेगुलर शेप है, कैसा भी हो। तो जनरली हम उसके शेप के बारे में बात कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ सो मच वेरिएशन इन शेप, द एनिमल बॉडी इज मोस्टली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एक आधार होगा उसका, है ना, एक बेस होगा। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, दिस इज द राइट पोर्शन। मेजोरिटी जो होती है हमारे शेप की वो बायलेटरल होती है। किसकी? एनिमल बॉडी की मैक्सिमम ऑफ द जो मेजोरिटी होती है वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल सिमेट्री किसको बोलते हैं? अगर कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को हम अगर एकदम सेंटर से, मिडिल से उसको एक्सिस बनाते हैं, ऐसा एक्सिस बनाते हैं कि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों इक्वल हो जाता है, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों इक्वल लगता है, तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ये एक बीटल है, आप देखिए, ध्यान दीजिए कि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है। When the body plan of an animal can be divided along a line that separates the animal's body into right and left halves that are nearly identical, है ना, it is said to be have bilateral symmetry. दूसरी सिमेट्री कौन सी होती है? और मेनी हैव रेडियल सिमेट्री। देखिए, रेडियल वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए, RAD यानी कि रेडियस, यानी कि सर्कुलर पोर्शन है, यानी कि एक सेंटर के चारों तरफ हम बॉडी का शेप डिफाइन करेंगे। और ये जो शेप डिफाइन करेंगे, ये वाला चारों पोर्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, एक जैसा शेप होगा। अंडरस्टूड? ये एक स्टारफिश है, ये देखिए, उसको एक सेंटर के थ्रू इसने क्या करा है? एक्सप्लेन करा है ना। दिस इज कॉल्ड ऑल द इक्वल पोर्शंस। साइज की बात करते हैं अभी। देयर इज मोर डाइवर्सिटी इन साइज दैन इन फॉर्म। शेप तो 8, 10, 15, 20 या जो भी हो, जो आपको ध्यान में आता है उतने ही शेप हो सकते हैं, लेकिन साइजेस इन्फिनिटी है ना, माइक्रो से लेकर, है ना, मीटर तक के साइज वाले एनिमल्स, प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, क्लियर है ना। तो उसमें से एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इसको गूगल करेंगे, बुक्स में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको गूगल जो होता है उससे करके निकाला है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, नाम ध्यान से रखना है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
ये एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है जो कहाँ मिलता है, प्राइमेट ब्लैडर। प्राइमेट क्या होता है, प्राइमेट का मतलब होता है जो मुखिया होता है, ठीक है, इसको हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमेट ब्लैडर में मिलता है, वेस्ट डिस्पोजल ऑर्गन्स में मिलता है, जेनिटल्स में मिलता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में मिलता है। इट इज़ थाउट टू बी हैव स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटका वाला जो है यही है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, है ना, नाम छोटा और काम बड़ा बड़ा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है। माइक्रो में इसकी साइज है लेकिन ये इंडिपेंडेंट ग्रोथ कर सकता है और इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। द सेल इन द वर्क इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। इट्स डायमीटर इज 0.0001 माइक्रोमीटर। क्लियर है। लार्जेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है सरप्राइजिंगली है, बट ये एक मशरूम टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फंगस। सरप्राइजिंगली दिस टाइटल इज हेल्ड बाय ए फंगस नोन एज आर्मिलेरिया सॉलिडिपिस, ठीक है, आर्मिलेरिया सॉलिडिपिस, हनी फंगस, मशरूम टाइप ऑफ एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइज अगर देखी जाए पैसिफिक में 5.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाँ जी, ये एक ही है, ये एक ही है और ये 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, लगभग 2384 एकर्स में फैला हुआ है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म की उपाधि दी गई है। अगर आप लोगों को ये नोट्स हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और आप लोग नोट्स भी ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एमसीक्यू में ये सारे नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी, और नीट के लिए जब हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे तो जब हम लोग सैम्पल पेपर और एमसीक्यूज डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि ये सारे एमसीक्यूज आपको कब और कहाँ यूज़ होएगा, ठीक है। ये देखिए, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का ये एक फिगर है, इसको आप देख लीजिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, और ये आर्मिलेरिया सॉलिडिपिस तो है ही। कलर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कलर के बेस पर डाइवर्सिटी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जैसा मैंने बता दिया था कि रहने की जगह जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। कोई भी स्पेशीज़ हो वो वहीं पर रहना चाहता है जहाँ पर उसकी बॉडी सर्वाइव कर लेगी, जहाँ पर वो जिंदा रह लेगा, ठीक है। तो सम एनिमल्स जो होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहाँ, वाटर में आराम से रह सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर है। मरीन ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो सी में रहते हैं उसको हम मरीन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स इसमें रहते हैं उसको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर द मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। इनको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है प्लैंक्टनवा, ठीक है, प्लैंक्टन। These are small organisms that float and are drifted passively in water by waves, currents and wind, है ना, मूवी का वो गाना था ना, बहती हवा सा था वो, है ना। तो ये जो प्लैंक्टन होता है ये पानी के सरफेस के ऊपर ही रहता है मैक्सिमम, और करेंट्स के साथ में, जब करंट पानी का आता है तो ये उसके साथ में बह जाता है। हवा आता है तो करंट भी आएगा और तब भी ये बह जाता है। पानी की वेव्स जब आती हैं तब भी ये बह जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये है बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स एंड टाइनी क्रुस्टाशियंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी वीडियोस लेके आपके पास आएंगे, और मेरी गारंटी है वीडियो थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन जब भी आएगी एक अच्छी वीडियो आएगी, 110% इन्फॉर्मेटिव ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग थोड़ा मेरी मेहनत का भी थोड़ा सा आप रिज़ल्ट दे दो कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर तो पक्का करो भाई लोग, सबके पास ये वीडियो पहुंचानी है। देखिए, मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात करी थी, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, कि ये स्पेशली चैनल किसके लिए है। ये स्पेशली चैनल उन बच्चों के लिए है बॉस जो कि अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, क्लास के स्मार्टी, जो स्मार्टी बच्चे हैं, है ना, टीचर के फेवरेट,
वो होते हैं जिनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और थोड़ा बहुत रिसोर्सेज भी उनको मिल जाता है तो वो अपना एक अच्छा सिलेबस कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे बच्चे होते हैं जो मीडियम में होते हैं, जो टॉपर तो नहीं है लेकिन अगर वो मेहनत करे तो वो भी वैसा ही रिजल्ट दे सकते हैं जो एक टॉपर बच्चा देता है। तीसरा, आप लोग, है ना, मेरे जैसे लोग जो कि वीक हैं, जिनको 1000 रिसोर्सेज देने के बाद में भी, सारे रिसोर्सेज देने के बाद में भी उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं से कम पड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनकी पढ़ाई में कमी है। जब रिज़ल्ट आता है तो मम्मी पापा का ताना, दादा दादी का ताना, चाचा चाची का ताना, है ना, दोस्त लोग तो मजाक उड़ाएंगे वो अलग। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बॉस, क्योंकि आपने अपने आप को पहले ही कम आंक लिया है। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, नो डाउट, लेकिन दिमाग सबके पास है, मेहनत सब कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करो, हो सकता है टॉपर बच्चा 2 दिन में सिलेबस कंफर्म कर लेता हो, चैप्टर कंफर्म कर लेता हो। मीडियम क्लास वाला जो बच्चा है वो 3 दिन या 4 दिन में कर लेता हो। कोई बात नहीं यार, हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे लेकिन करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है ये स्पेशली डेडिकेटेड है उन बच्चों को जिनको लगता है कि वो खुद से नहीं कर पाते। इसीलिए आपकी जो क्वेरी हो, स्पेशल कुछ क्वेश्चन हो या कोई डिमांड हो कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा दूं, वो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे क्लासेस पीछे की हो या क्लासेस आगे की हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सब्सक्राइब कर दो भैया, ठीक है, हाँ सबको कह रहे हैं हम सब्सक्राइब कर दो, अभी करो, अभी कर ही दो, करके तब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पढ़ो। ठीक, चलिए। तो सम लैंड एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे रहते हैं उनको कहते हैं फोसोरियल क्रिएचर्स। ठीक है, फोसोरियल क्रिएचर्स जैसे कि एंट्स, रैबिट्स, रैट और भी हैं। ठीक है, अदर क्लाइम्स वॉल्स, जो दीवार पर घूमते फिरते दौड़ते दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स, है ना। सम लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स, है ना। ये नाम जो है ना, ये आपके एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग इन नाम को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो ट्रीज पे रहते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे लिमुर, मंकीज, एप्स, स्क्विरल्स, है ना। सर्टेन लैंड एनिमल्स कैन टेक टू फ्लाइट आर नोन एज एरियल और वोलांट एनिमल्स, है ना। जैसे बर्ड्स और बैट्स जो होते हैं ये लैंड पर भी आराम से रह लेते हैं, ट्रीज़ पर भी आराम से रह लेते हैं, और अगर इनको कहीं जाना हो तो ये फ्लाई करके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इनको कहते हैं वोलांट एनिमल्स और एरियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच कैन रन वेरी फास्ट, ठीक है, जो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, एकदम मिल्खा सिंह से भी तेज, उनको कर्सोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कंगारू, है ना, हेयर, डॉग, कैट, डियर, हॉर्स। ठीक ना। चलिए अब आती है अगली बात कि ग्रोइंग के थ्रू अगर हम डाइवर्सिटी को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होता है। तो जो प्लांट्स वाटर में ग्रो कर लेता है उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये सब आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैंने अपने इस टॉपिक में इसको भी कवर अप कर लिया है सो दैट आपको थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन सलाइन सॉइल, है ना, नमकीन पानी में जो होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन मीडोज, मीडोज मतलब, है ना, मान, समझ में, जो घास के मैदान होते हैं, है ना, मीसोफाइट्स उसको बोलते हैं। घास के मैदान में जो प्लांट्स हो जाते हैं। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट्स, है ना, उसको जीरोफाइट्स। क्लियर है? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके समझ लेना। और अगर जहाँ देखिए आप लोगों को जो प्रॉब्लम होता है आप पर्सनली मुझे शेयर कीजिए, कमेंट में आप जो लिखना चाहो लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भी लगा तो भी लिखो, बुरा भी लगा तो भी लिखो। ठीक है, क्या पार्ट नहीं समझ में आया, क्या मैंने गलत बता दिया, वो भी आप लिखो। ठीक है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिटेट देख लिया, अब हैबिट के बारे में आते हैं। हैबिट में मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी कि क्या होता है कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्लान करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, अपने बॉडी को सर्वाइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग एनिमल्स एंड पैरासाइटिक एनिमल्स, हर तरह के एनिमल हैं हमारे। एक तो फ्री लिविंग होते हैं, है ना, जिनको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, और एक होता है पैरासाइट्स जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। लिव विथ म्यूचुअल कॉपरेशन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में सहयोग से रहते हैं, है ना, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है हार्पिट क्रैब एंड सी एनिमोन्स
इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, आगे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एक दूसरे के म्यूचुअल कॉपरेशन में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमेंसल्स और सिम्बायोंट। आप लोग आगे पढ़ोगे इसको अच्छे से। सम एनिमल्स एक्टिव इन द डे, है ना, दिन में अपना काम धंधा करते हैं, ऑफिस वाला सारा काम, खाना पीना, शॉपिंग, उनको डायर्नल एनिमल्स कहते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, पिजन, है ना, इनका रात में कोई काम नहीं है। सम एनिमल्स एक्टिव इन द नाइट कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। सम एक्टिव इन द डस्क और डॉन। डस्क और डॉन से आप लोग डाउट मत लीजिएगा, एकदम डस्क और डाउन जो होता है, डस्क टाइम जो होता है उसको हम 6:59 PM याद रखिएगा। PM जो PM होता है वो होता है डस्क, और जो AM होता है वो होता है डॉन। तो इस टाइम पर जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं उनको कैप्रिस्क्यूलर एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स वॉक ऑन इंटायर फीट, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटायर फीट यानी कि ये वाला पार्ट जो पूरे फीट पर चलते हैं उसको प्लांटीग्रेड गाइट बोलते हैं, ठीक है, प्लांटीग्रेड गाइट बोलते हैं। जैसे कि बियर हो गया, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना, हम पूरे पैर पे चलते हैं, पैर उठा के तो नहीं ना चलते हैं जी, या तुम लोगों से कोई चलता है ऐसे उछल उछल के, नहीं ना। तो प्लांटीग्रेड गैट जो अपने पूरे पैर का मतलब पूरा जो पोर्शन है उसका ये लोग यूज़ करता है, ठीक है। दूसरा, और इसका एग्जांपल भी देख लिया हमने, बियर और मैन। सम एनिमल्स वॉक ऑन द डिजिट्स कीपिंग पाम्स एंड सोल्स रेस्ड। जैसे आपने डॉग और कैट का चलना आप देखिए, है ना, उनका ये जो देखिए पीछे का पोर्शन है वो थोड़ा सा उठा रहता है ऊपर की तरफ में, ये वाला पोर्शन, यहाँ वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटिग्रेड गैट। डॉग्स और कैट्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। एंड सम एनिमल्स वॉक ऑन द टिप्स ऑफ द डिजिट। टिप्स ऑफ द डिजिट उंगुली ग्रेड गैट, जैसे कि हॉर्स, कैट, गोट, डियर, आप इनके नाखून देखो, है ना, वो इस पोर्शन से चलते हैं, आगे वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन है, यहाँ पे चलते हैं वो लोग, बाकी का सारा पोर्शन जो है वो ऊपर की ओर हवा में रहता है। क्लियर हो गया, ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अब आती है ऐसे, ये छोटा सा एग्जांपल है कि कुछ हैबिट्स में अगर आप देखोगे तो कुछ एनिमल्स होता है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉडी को वो लोग क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इस पावर को, एनिमल की ऐसी पावर को कहते हैं ऑटोटोमी। इसका एग्जांपल है लिजर्ड, वो अपनी पूंछ तोड़ लेता है ना। प्रॉन्स जो होते हैं वो अपने लेग तोड़ लेते हैं, क्यों, किससे बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए। सम एनिमल्स कैन रीग्रो, है ना, लिजर्ड अपने पूंछ को फिर से रीग्रो भी कर लेता है। आपने स्पाइडरमैन मूवी देखा होगा, उसमें है ना लिजर्ड वाला विलन था एक। तो सम एनिमल्स कैन रीग्रो द कास्ट ऑफ और अदरवाइज लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस पावर इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो उनमें एक रीजनरेशन की पावर आ जाती है। कुछ जो जीव होते हैं ठंडियों में एकदम आराम फरमाते हैं उनको बोलते हैं हाइबरनेशन, और जो गर्मियों में आराम फरमाते हैं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम लोग थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी की इसको आगे के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड हैव अ न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ये टोटली डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस की पोजीशन से, है ना। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड हैव अ न्यूक्लियस इन देयर सेल। सेल में अगर न्यूक्लियस है तो वो है यूकेरियोट्स। इनका जो वॉल्यूम होता है 1000 to 10,000 माइक्रोमीटर क्यूब होता है ना। हम लोग इसी में आते हैं, समझ में आ गया, एनिमल्स जो होते हैं वो इसी में आते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इनका वॉल्यूम जो 0.2 से 10 माइक्रोमीटर क्यूब ही होता है, ठीक है, मच मच स्मॉलर देन अ यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल प्रोकैरियोटिक्स आर यूनिसेल्युलर एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल वाले होता है, ठीक है। सर्टेन यूकैरियोट्स आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर, कुछ यूकैरियोट्स भी यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर। लेकिन जितना हम जानते हैं मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम मल्टीसेल्युलर ही होते हैं। इन मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स द सेल्स में फंक्शन मोर और लेस। मल्टीसेल्युलर है तो जाहिर सी बात है भाई टिश्यूज़ होंगे इसके ज़्यादा, और टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे तो यानी कि उन टिश्यूज़ को ऑर्गन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ऑर्गन काम करेगा तो बॉडी भी तो काम करेगा ना, तो फंक्शन तो बढ़ जाएगा ना इसका।
सुनना, खाना, पीना, बोलना, सब कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। ये ऊपर वाला ही पोर्शन है जिसको यहाँ पर एक बार और प्रिंट होके आ गया है। आप एग्जाम्पल्स देख लो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये आर्किया है, फंगी है, और ये प्रोटिस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये लास्ट प्रोसेस है। अब फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि उनकी बॉडी का जो प्रोसेस होता है, उनकी बॉडी में जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसकी बेसिस पर भी डाइवर्सिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो मैक्सिमम ऑफ जो डाइवर्सिटी होती है वो इक्वली होती है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ होंगे उनमें ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते ही होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन होता ही होता है, रेस्पिरेशन होता ही होता है, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन भी होता है बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन, उनको अपनी स्पेशीज़ को बढ़ाना है, आगे की ओर लेके जाना है, तो उनको रिप्रोडक्शन करना ही करना है। ठीक है, ये प्रोसेस तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए न्यूट्रिशन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, है ना, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड दिस मोड ऑफ फीडिंग, खाने का, अपने फूड को बनाने का जो ये तरीका है, दिस मोड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खुद से बना लिया, ये खुद के ही बावर्ची हैं, इनको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट है, प्लांट की इसी कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। खुद से खाना बना लेने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी कि आपकी मम्मी हैं, खुद से खाना बना लेती हैं ना जी, तो ऑटोट्रॉफिक है ना? ऑटोट्रॉफिक है वो? नहीं, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है क्या ऑटोट्रॉफिक? है ना, खुद से खाना बना लेती हैं, मतलब सब्जी भी उगा लेती हैं, रोटी भी बना लेती हैं, तो वो खाना कुक करती हैं, लेकिन उनको जो मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारी मम्मी में ऑटोट्रॉफिक वाले सारे गुण हैं, भाई मम्मियाँ तो मम्मियाँ ही होती हैं, ठीक है, उनमें ना सारे गुण होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट होते हैं, उनमें भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। दे प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। ध्यान रखिए, ऊपर में वाटर के साथ में जो प्लांट्स होते थे वो वाटर की हेल्प लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते थे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ में अपना फूड प्रिपेयर करता है, अदर देन वाटर, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। ठीक है, they may get energy for the synthetic process from sunlight or from the oxidation of inorganic materials in the environment। तो या तो वो सनलाइट से अपना प्रोसेस कर लेते हैं या तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उससे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, द सिंथेटिक प्रोसेस इज रिस्पेक्टिवली टर्म्ड फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस, केमिकल की प्रेजेंस में हो रहा है तो कीमोसिंथेसिस। क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। एंड द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ इट, और जो बैक्टीरिया ये कर रहा है, कर पा रहा है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक और फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और सिंपली फोटोट्रॉप्स एंड केमोसिंथेटिक और केमोट्रॉफिक बैक्टीरिया और केमोट्रॉप्स। ठीक है, नाम अच्छे से याद कर लेना है। The organism capable of autotrophic nutrition are known as autotrophs. The modes of nutrition other than autotrophic, that is called heterotrophic. आप लोग मम्मी चाय दे दो, मम्मी पानी दे दो, मम्मी पोहा खाना है, मम्मी यार बिरयानी बना दो, ठीक है, आप लोग यही हो heterotrophic वाला। The organisms having heterotrophic nutrition are called heterotrophs। ठीक है, सम heterotrophs absorb fluid थ्रू द बॉडी सरफेस। ठीक है, अब आप लोग समझ मत लेना कि आप लोग heterotrophs हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो सम heterotrophs जो होते हैं फ्लूइड को कंज्यूम करते हैं बॉडी सरफेस से, दिस नोन एज सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि कुछ टेपवर्म होते हैं, अगर आप एनिमल्स में देखा जाए तो जो टेपवर्म होते हैं, अगर ये बॉडी से ये सिर्फ फ्लूइड को अपना आधार बनाते हैं जीने का,
है ना। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फंगस, है ना, फंगी जो होते हैं ये भी फ्लूइड्स को अपना जीवन का आधार बनाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक ऑर्गेनिक फूड थ्रू माउथ, है ना, जो माउथ के थ्रू अपना फूड कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो माउथ से अपना फूड कंज्यूम करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग सबके सब होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जो एनिमल्स है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर नोन एज होलोट्रॉप्स। तो हम लोग हैं होलोट्रॉप्स। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को एक्सप्लेन हम लोग आगे भी पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे ही, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट MCQ में कई बार देखा गया है ये कि एनिमल्स दैट टेक ब्लड एज अ फूड दैट इज कॉल्ड सैंगिवोरस, ठीक है। जैसे कि मॉस्क्यूटो खून पी रहा है तुम्हारा, बेड बग खून पी रहा है, लीच, है ना, खून पे जिंदा है, तो ये सब हैं सैंगिवोरस, सब वैम्पायर हैं, है ना। तो वैम्पायर को भी जाके बोलेंगे कि भैया तुम तो सैंगिवोरस हो, है ना, आओ खून पी लो हमारा, ठीक। सम एनिमल्स टेक फेसियल मैटर, वेस्ट मैटर एज अ फूड दैट इज कॉल्ड कॉप्रोफेगस, जैसे कि रैबिट, ठीक है। ये एग्जांपल थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में भी, इसको क्लियर करके बताऊंगा कि किस तरीके से रैबिट जो है फेसियल मैटर जो होता है उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। जो मिक्स तरह के न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम एक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आता है हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस नहीं लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी हमको डाइवर्सिटी को डिफाइन किया जा सकता है ना। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे आप जिसके घर में एक्वेरियम होगा, है ना, जिसके घर में एक्वेरियम होगा वो देखते होंगे कि कुछ फिश जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही जिंदा रहते हैं और कुछ विदाउट ऑक्सीजन वाले भी होते हैं, ठीक है। वो 150 रुपये का मिलता है वो फिश, ठीक है। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डिब्बा बंद भी कर दो तो ये आराम से जिंदा रहते हैं। तो देख लो ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया आपका रेस्पिरेशन के थ्रू डाइवर्सिटी, दो अलग अलग डाइवर्सिटी दिख गया आपको यहीं पे ही। एक्सक्रीशन, है ना, एनिमल्स एक्सक्रीट करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सक्रीट नहीं करते, तो इनकी बेसिस पर भी हमको, है ना, डाइवर्सिटी डिफाइन किया जा सकता है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी का मतलब इरिटेशन। अगर जैसे कि कोई स्नो एनिमल है जो कि ठंडी, जिसकी बॉडी को ठंडी में रहने का आदत है, उसको अगर आप डेजर्ट पे ला के रख दोगे, है ना, तो उसकी तो होगी भाई, उसका तो पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी को इरिटेशन होगा। सेम अगर डेजर्ट पे रहने वाला एनिमल है उसको आप जाके स्नो पे छोड़ के आ जाओ, कुल्फी जम गई उसकी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन। इसके बेसिस पर डाइवर्सिटी को डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज स्पेशीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि वो अपनी पोजीशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करे, अपनी जनरेशन को वो बढ़ाए। अगर वो अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ाएगा वो स्पेशीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच दे इम्प्रूव देयर जनरेशन, है ना। अब इस टॉपिक को भी हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डाइवर्सिटी के अंदर में जो भी MCQ रिलेटेड टॉपिक्स थे जिनसे डाइवर्सिटी को थोड़ा बहुत डिफाइन किया जा सकता, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कितना सही लगा और नहीं लगा आप लोग कमेंट में बताइए। क्या पार्ट मिस हो गया आप लोग सजेशन दे सकते हो, ताकि और भी जो बच्चे कमेंट पढ़ें उनको भी मिल जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इसी तरीके से हम लोग कल लिविंग वर्ल्ड वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे NCERT के साथ में, और जो मेरे अपने नोट्स है वो भी मैं कवर अप करवा दूंगा। तो कल ही आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है वो अवेलेबल हो जाएगा। टिल द टाइम के लिए आप लोग जो मेरे ये नोट्स हैं अगर आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो तो आप पॉज कर करके नोट डाउन कर लो, और कोई अगर और टॉपिक पे आपको अच्छी से जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, लाल वाले बटन को दबा दीजिए, ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि टीचर को क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। प्यार आप कैसे दोगे भैया, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो। वैसे मस्त मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये एक छोटी सी कोशिश है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ही वीक है। देखो इसके पीछे मेरा एक पर्सनल रीज़न भी है ऑनलाइन पढ़ाने का, वो मैं आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्या वो पर्सनल रीज़न है। बट इतना आप समझ लीजिए
कि ये एक ही तरीका मेरे पास बचा है ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचने का जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक है। उनका एक सपना है कि कुछ करके दिखाना है, लेकिन उनका जो अपना तरीका है पढ़ने का, अपनी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की, वो कहीं ना कहीं उनको रोक देती है। मेरा ये उद्देश्य है, यही टारगेट है, हम उन बच्चों को आगे तक लेके जाए और वो कुछ करे। बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि अगर बच्चा वीक है तो उसको मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं, उसे नीट क्लियर ही नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप वीक भी हो, बहुत भी वीक हो पढ़ने में, तब भी आप अपनी मेहनत से नीट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मांझी बाबू वाला डायलॉग मेरे पहले वीडियो में भी मारा, मैंने अभी भी बिल्कुल भी मार के जाऊंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बबुआ। ठीक है, अगर डर लगता है ऊपर वाले का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, डरना नहीं है। रिवाइज कर लीजिए, कल लिविंग वर्ल्ड अगर पढ़ने वाले हो तो आप लोग एक बार बुक को खुद से भी पढ़ लो, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो आपका रहा सहा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो टिल द टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।